हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। जैसा कि आप जानते हो, कुछ दिनों से हम ये व्हाइट बोर्ड वाली डिस्कशन की वीडियोस बना रहे हैं, जिससे द सोल पर्पस इज टू लेट यू नो द प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट वीज़ा इन ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज कनाडा में तो कोई प्रोसेस है ही नहीं है। तो कनाडा की वीज़ा मतलब पूरी जो प्रोसेस है वो कोई भी कर सकता है, स्टूडेंट भी कर सकता है, कोई भी पढ़ा लिखा ना पढ़ा लिखा कोई भी कर सकता है। बट ऑस्ट्रेलिया की जो प्रोसेस है वो बड़ी टीडियस है। उनके लिए टीडियस है जिनको नहीं आती, जिनको आती है उनके लिए टीडियस नहीं है, उनके लिए बड़ी इजी है। जो सबसे बड़ा एक जिसे कहते हैं रोड ब्लॉक आता है ऑस्ट्रेलिया की प्रोसेस में, वो आता है फंड्स कितने दिखाने हैं, कैसे दिखाने हैं, फंड्स में और क्या क्या होता है, क्यों ये ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे आज की जो ये वीडियो है, दैट इज डेडिकेटेड टू फाइनेंशियल्स फॉर ऑस्ट्रेलिया। अब फाइनेंशियल्स में दो पार्ट होते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन पार्ट इज फंड्स, जो हमने दिखाने हैं, फंड्स टू शो, एंड द सेकंड पार्ट इज फैमिली इनकम। क्योंकि ये दो अलग अलग चीजें होती हैं, इसके अंडर आएंगी। इसमें आएगी फंड्स टू शो, दूसरा इसका पार्ट है फैमिली इनकम। ये दो पार्ट क्यों हैं? वो इसलिए है कि एज पर ऑस्ट्रेलियन SSVF सिस्टम, सिंप्लीफाइड स्टूडेंट वीजा सिस्टम, स्टूडेंट वीजा फ्रेमवर्क सिस्टम, जो आपको 1 साल के लिए फंड्स दिखाने हैं। बट आप ऑस्ट्रेलिया में जो कोर्स करने जाओगे, वो 1 साल से ज्यादा का कोर्स करने जाओगे तभी आपको वर्क परमिट मिलेगा। तो आपका कोर्स कितने साल का होगा? 2, 3 या 4। इन तीनों में से ऑप्शन होगा आपका कि आप चाहे 2 साल के कोर्स में जाओगे या 3 साल के कोर्स में जाओगे, या कहीं अगर आपने विद ऑनर्स करने जानी है, बैचलर इंजीनियरिंग करने जानी है, तो 4 साल का भी हो सकता है। तो उसके लिए फैमिली इनकम जानना बहुत जरूरी है कि आपने 1 साल के तो पैसे दिखा दिए कितने हैं, बट अगले साल के कैसे करोगे, वो कैसे पता चलेगा? क्या आपकी कोई रेकरिंग इनकम है फैमिली की, विच जो आपको सपोर्ट करेगी 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर इफ नीड बी। तो इसलिए ये 2 पार्ट हैं। तो पहला जो पार्ट है फंड्स टू शो, हम पहले इसको लेके चलते हैं कि जो फंड्स हैं, मैंने फॉर्मूला बता दिया था फंड्स कैसे दिखाने हैं। मैं आपको फॉर्मूला दोबारा बता देता हूं एक बार। 1 ईयर ट्यूशन फी, 1 ईयर लिविंग एक्सपेंस, OSHC और ट्रैवल। ये 4 कंपोनेंट आपको बार बार देखने में मिलेंगे जब आपने फंड्स की कैलकुलेशन करनी है। इसमें ये और ये कांस्टेंट है, ये स्टैटिक रहेंगे, सेम रहेंगी। अगर एक इंडिविजुअल बच्चा अपनी वीजा फाइल के लिए प्रिपेयर कर रहा है, फाइनेंशियल फंड्स उसने दिखाने हैं, तो लिविंग एक्सपेंस फिक्स है, ट्रैवल फिक्स है, ट्यूशन फी में वेरिएशन आ सकती है, OSHC में आ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। मुझे उम्मीद है आपको ये चीजें पता चल गई हैं। तो अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है? तो एग्जांपल हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, सिंपल सा। मान लो जो 1 साल की ट्यूशन फीस है वो है 22,000। 2 साल का मान लो कोर्स है तो $1400 की उसकी OSHC हो गई। सॉरी, लिविंग एक्सपेंस है 21,040। सेकंड नंबर पे लिविंग एक्सपेंस आएंगे, ये आएंगे 21,040। OSHC आ गई 2 साल की 1400, और ट्रैवल फिक्स है 2000। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। 22,000 प्लस 21,040 प्लस 1400 प्लस 2000, ये बन गए 46,440 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, AUD। ठीक है? अब सिर्फ फंड की कैलकुलेशन के लिए हम इसको 52 के रेट पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम इसको कन्वर्ट करेंगे INR में। तो ये बन गए
24.14 लाख यानी कि 24,14,000 रुपए। ये किस में आया? ये INR, इंडियन रुपीज में। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये 24 लाख रुपया कौन दिखाएगा और कैसे दिखाएंगे? तो 24 लाख रुपया कैसे दिखाएंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो इसी को देख के बहुत सारे लोग सोचते हैं जी नहीं नहीं ऑस्ट्रेलिया नहीं करना, ये तो इतने पैसे कितना दिखावांगे। बट उनको ये कंफ्यूज यहां हो जाते हैं कि 24 लाख देना है कि दिखाना है। ये 24 लाख आपको सिर्फ दिखाना है, शो करना है। फॉर्म ऑफ फंड्स यानी कि ये पैसा आप कैसे दिखा सकते हो, किस फॉर्म में दिखा सकते हो। फॉर्म ऑफ फंड में सबसे पहले आएगा सेविंग अकाउंट। आप ये पैसा सेविंग अकाउंट में दिखा सकते हो। दूसरा आएगा FD, फिक्स्ड डिपॉजिट। उसके बाद आएगा आपका पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस में FD हो सकती है, सेविंग हो सकता है, RD का टोटल कंपोजिट हो सकता है। उसके बाद आ गया एजुकेशन लोन। उसके बाद आ गया पर्सनल लोन। उसके बाद आ गया लैप। लैप मींस लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। बहुत सारे लोग लैप लेते हैं। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो होता है, मान लो किसी की प्रॉपर्टी उसके अगेंस्ट, इसमें होम लोन नहीं होगा, क्योंकि होम लोन जो होता है वो स्पेसिफिकली आपको हाउस खरीदने के लिए दिया जाता है, और इसी वजह से होम लोन की जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो दूसरे लोन से बहुत डाउन होते हैं। तो होम लोन को आप इसमें नहीं यूज कर सकते, क्योंकि यूनिवर्सिटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसी तरह से जो एग्रीकल्चरल लिमिट होती है, जो कि बहुत सारे रूरल एरिया में जिनके पास लैंड होल्डिंग है, फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, वो बहुत ज्यादा लिमिट लेके रखते हैं, क्योंकि लिमिट का भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कुछ हद तक 4% तक होता है, फिर मेरे ख्याल 7-8-9% होता है। तो वो भी पैसा आप ये फंड्स दिखाने के लिए नहीं यूज कर सकते अनटिल अनलेस आपकी लिमिट पे ये लिखा हो दैट दिस मनी कैन बी यूज्ड फॉर एजुकेशन पर्पसेस। जनरली जो लिमिट का पैसा होता है वो एग्रीकल्चर के लिए होता है। ठीक है, तो दूसरा हम बात करते हैं पर्सनल लोन की। पर्सनल लोन आप यूज कर सकते हो किसी भी पर्पस के लिए, तो ये आप एजुकेशन पर्पस के लिए भी इसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा एक पैसा और आ सकता है जो है सेल ऑफ प्रॉपर्टी। आपका प्रॉपर्टी सेल होके पैसा आया है, आपने कोई प्रॉपर्टी बेची, आपने लोन अपना कोई दुकान बेची, आपने कोई लैंड बेची है, तो वो पैसा अगर आपके अकाउंट में आया है दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड। तो ये फॉर्म ऑफ फंड्स हो गई, आपने देख लिया है। अब हम इसमें एविडेंस देखते हैं कि इसमें इसको कैसे दिखाना है। हमने देख लिया कि फॉर्म ऑफ फंड्स में क्या क्या है। सेविंग में सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट मिनिमम 3 months प्लस बैलेंस सर्टिफिकेट। ये बैलेंस सर्टिफिकेट बैंक देता है। बैलेंस सर्टिफिकेट में क्या होता है, सिंस आई हैव आल्सो सर्व्ड इन अ बैंक, स्टेटमेंट में आपकी डे टू डे एंट्रीज आएंगी, बैलेंस सर्टिफिकेट में आएगा कि टुडे ऑन दिस डेट दिस अकाउंट होल्डर हैज दिस मच ऑफ मनी क्रेडिट इनटू दिस अकाउंट। तो ये आपने जरूर लेना, अकेली स्टेटमेंट नहीं, बैलेंस सर्टिफिकेट साथ में लेना है। उसी तरह FD कॉपी स्टैम्प्ड बाय दी बैंक। FD की फोटो कॉपी करनी है, फोटो कॉपी करके बैंक वाले के पास, किसी के पास, चाहे क्लर्क बैठा उसको बोलना है इस पे राउंड स्टैंप लगा साइन कर दे, प्लस बैलेंस सर्टिफिकेट। FD का भी बैलेंस सर्टिफिकेट चाहिए। इसी तरह से पोस्ट ऑफिस में भी स्टेटमेंट एंड बैलेंस सर्टिफिकेट। ये डॉक्यूमेंट हो गए आपके सेविंग, पोस्ट ऑफिस और FD के। जो आपका लोन है, लोन में आपने क्या लेना है, इन केस ऑफ लोन सैंक्शन लेटर एट द टाइम ऑफ GTE,
चाहिए आपको, और जब आपने फीस पे कर देनी है उस टाइम पे डिसबर्समेंट लेटर चाहिए। डिसबर्समेंट लेटर यानी कि डिसबर्समेंट मींस लोन सैंक्शन हो गया सो एंड सो को इतने लाख का। जब आप फीस पे करोगे तो उसी लोन में से करोगे जो सैंक्शन हुआ है। सैंक्शन तो कागजों में हुआ है, जब तक आपके अकाउंट में नहीं आएगा तब तक आप फीस पैसे कैसे पे करोगे। तो जब वो लोन की अमाउंट आपके अकाउंट में रिलीज होगी, दैट इज कॉल्ड डिसबर्समेंट ऑफ लोन। तो वो डिसबर्समेंट का लेटर साथ में चाहिए होगा, वो आपको बैंक ही देगा। चाहे ये एजुकेशन लोन है, चाहे ये पीएल है, चाहे ये लैप है। तो इन गोल्ड लोन नहीं चलेगा, बिग नो 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 फॉर गोल्ड लोन। गोल्ड लोन फंड्स में काउंट नहीं होता। ठीक है जी। अब आते हैं हम सेल ऑफ प्रॉपर्टी में। सेल ऑफ प्रॉपर्टी में बहुत बड़ी एक इल्यूजन थी, एक बहुत बड़ी चीज है कि चलो जी एक हम बयाने की कॉपी बना देंगे, उस पर दिखा देंगे कि ये जमीन है मेरी या ये मेरा मकान है, मैंने इतने लाख का बेचा, दूसरे ने इतने लाख का लिया, साइन कराए, नोटरी टेस्ट कराया, बात खत्म, हम कोई भी पैसा खाते में जमा कराएंगे चल जाएगा। नो, आपको अगर आपने कैश डिपॉजिट अकाउंट में किया है या कोई क्रेडिट की एंट्री आई है, तो अगर वो प्रॉपर्टी सेल है तो उसमें रजिस्ट्री की कॉपी लगेगी, जुडिशियल फॉर्म लगेगा, ना कि एक होता है नॉन जुडिशियल पेपर जो कि हम नोटरी आम करवाते हैं, एक होता है जुडिशियल पेपर। जुडिशियल पेपर की वैल्यू 10,000, 5,000, 20,000, 50,000 रुपए होती है। तो जो जुडिशियल पेपर है उसी की कॉपी जिसपे रजिस्ट्री लिखी जाती है तो वो चलेगा, और जितनी अमाउंट उसमें रजिस्ट्री में वैल्यू लिखी जाएगी उतने ही फंड्स आपके काउंट होंगे। मान लो किसी ने 1 करोड़ रुपए की कोठी बेची, रजिस्ट्री कराई 50 लाख रुपए की और 50 लाख उसने ले लिया कैश, तो अगर आपने फंड 1 करोड़ के दिखाने हैं तो 1 करोड़ के नहीं होंगे, वो 50 लाख के ही काउंट होंगे। एग्जांपल दिखा रहा हूं, 1 करोड़ के तो फंड आपने कभी दिखाना ही नहीं है। तो जस्ट चलो 20 लाख की कोई प्रॉपर्टी बिकी है जिसमें से 10 लाख रजिस्ट्री अमाउंट में लिखा है, बाकी 10 लाख कैश में लिया है, तो जो आपको फंड दिखाने हैं वो 10 लाख ही आपका काउंट करेगी यूनिवर्सिटी, और एम्बेसी 20 लाख नहीं करेगी। तो ये चीज आपने हमेशा ध्यान में रखनी है। तो ये मैंने फॉर्म ऑफ फंड बता दिया, फंड्स टू शो आ गया। ठीक है, अब आ गया फैमिली इनकम। तो भाई फैमिली इनकम में ये चीज ना आमतौर पे लोग भूल जाते हैं। इसको मैं अभी साइड पे पार्क कर देता हूं। इससे पहले हम लेके आते हैं स्पॉन्सर कौन कर सकता है, हु कैन बी योर स्पॉन्सर्स, क्योंकि ये फैमिली इनकम उनके साथ भी जुड़ा हुआ है। स्पॉन्सर यानी कि आपके लिए एज अ स्टूडेंट के लिए कौन कौन फैमिली में से आपके लिए फंड्स दिखा सकता है। तो आपके पेरेंट्स दिखा सकते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स दिखा सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स में आ गया दादा दादी नाना नानी। आपके सिबलिंग्स दिखा सकते हैं, सिबलिंग्स हो गया सगा भाई सगी बहन, आपके अंकल, चाचा ताया मामा, आपकी आंटी बुआ और मासी, ये लोग मिलके आपके लिए फंड्स दिखा सकते हैं। कोशिश करिए मैक्सिमम 3 ही स्पॉन्सर होने चाहिए, इससे ज्यादा ना हो। और कोशिश ये भी करिए कि ये जो फर्स्ट वाला लॉट है 50% फंड्स इनके ही होने चाहिए दिखाने के लिए। समझ में आ गई चीज? कौन कौन स्पॉन्सर कर सकता है? पेरेंट्स माँ बाप, ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी नाना नानी, सिबलिंग्स सगा भाई और सगी बहन, उसके बाद अंकल में चाचा ताया मामा, आंटी में बुआ और मासी। तो ये सेकंड स्ट्रेच ऑफ फैमिली आ गई। तो कोशिश ये करनी पहले 50% ऊपर वाले ही करें। हाँ, कुछ केसेस में, एक्सेप्शनल केसेस में हो सकता है कोई मामा चाचा ताया ज्यादा कर दे, वो भी एक्सेप्टेबल है, बट देन यू हैव टू हैव अ रीजनिंग फॉर दैट। और मैक्सिमम स्पॉन्सर कोशिश करिए 3 ही होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा खिलाना पड़ गया तो फिर एक कहानी क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि अगर इतने अन्य इकट्ठे टुकड़े करके करना तो पता नहीं बच्चा कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया, ठीक है, स्पॉन्सर हो गया। तो अब हम आते हैं फैमिली इनकम पे। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि फैमिली इनकम में इनकी भी इनकम, जिसने स्पॉन्सर किया है उसकी इनकम काउंट होगी। तो अगर बिजनेसमैन है बंदा, स्पॉन्सर अगर बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन है, तो क्या चाहिए?
इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए प्लस उसकी कंप्यूटेशन चाहिए प्लस बिजनेस प्रूफ चाहिए। ठीक है जी, इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए, कंप्यूटेशन चाहिए, बिजनेस प्रूफ चाहिए प्लस पैन चाहिए। ऑब्वियसली उसने फंड तो दिखाए होंगे तो उसकी वो स्टेटमेंट या जो भी है वो कॉपी आपने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप प्रूफ चाहिए। मां बाप का रिलेशनशिप प्रूफ तो बच्चे के सर्टिफिकेट्स पे होगा, पासपोर्ट पे होगा। भाई बहन का, जो भाई अगर कर रहा है तो उसके पैन पे भी बच्चे के फादर का नाम लिखा होगा, बच्चे के पैन पे भी फादर का नाम लिखा होगा। तो उसी तरह से आपने रिलेशनशिप इसको एस्टैब्लिश करना है। तो ये हो गया। अब अगर जो स्पॉन्सर है वो सैलरीड है, इन केस ऑफ सैलरीड स्पॉन्सर हमें फॉर्म 16 प्लस ITR चाहिए होगी। बहुत सारी कंपनीज हैं जहां पे आप सैलरी लेते हो, वो फॉर्म 16 आपको नहीं देती, तो वहां पे बैंक स्टेटमेंट ऑफ सैलरी अकाउंट प्लस ITR प्लस कंप्यूटेशन, ठीक है, प्लस पैन, ये चाहिए होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गई इतनी चीज। अब थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोफेशन देखने को मिलता है हमारे एरिया में वो है एग्रीकल्चर। अगर आपका स्पॉन्सर एग्रीकल्चरिस्ट है तो क्या दिखाना है? हाउ डू वी डिराइव दैट द स्पॉन्सर इज एग्रीकल्चरिस्ट? ही मस्ट हैव अ लैंड होल्डिंग। कैसे पता चलेगी? वो होती है जमाबंदी फर्द, जिसको हम लैंड रिकॉर्ड्स बोलते हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स बोलते हैं, उसकी कॉपी। उसके बाद जे फॉर्म्स प्लस इनकम टैक्स रिटर्न। कोई तहसीलदार सर्टिफिकेट आपकी इनकम को नहीं डिसाइड करेगा। आपको ये बता दूं, कोई लोग, बहुत सारे लोग बोलेंगे जी तहसीलदार का सर्टिफिकेट बना लो, अब वो नहीं चलता। तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी ही पड़ेगी। कुछ केसेस में जहां पे मान लो लैंड होल्डिंग, किसी की अपनी जमीन 2 एकड़ है और वो 20 एकड़ ठेके पे करते हैं, तो उसमें उसका वो लीज एग्रीमेंट लगेगा, ठेके वाली जमीन की भी फर्द लगेगी, उसकी ट्रांसलेशन होगी। तो ये थोड़ा टीडियस लंबा प्रोसेस है, बट ITR मस्ट है। बिना ITR के एग्रीकल्चर इनकम को कोई भी डिराइव या डिसाइड नहीं कर सकता। तो ये वो चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि फंड्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। समझ में आ गया आपको? बहुत ही सिंपल है। हाँ, सिंपल उनके लिए है जिनको ये प्रोसेस आती है, क्योंकि इसमें भी बहुत ज्यादा आगे वेरिएशंस आएंगी। वो वेरिएशंस इसके लिए आएंगी क्योंकि हर एक केस डिफरेंट है, हर एक इंडिविजुअल की सिचुएशन डिफरेंट है। उसको कैसे हैंडल करना है वो वही कर पाएगा जिसके पास एक्सपीरियंस है इन केसेस को हैंडल करने का प्रीवियसली। जिन्होंने पहली बार करना है, जिनको पता ही नहीं है, वो मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो इसलिए चूज योर कंसल्टेंट वेरी केयरफुली। इट इज नॉट लाइक कैनेडा। आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू, तो प्लीज इस चीज को फॉलो करिए। आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी नहीं होंगे, कमेंट सेक्शन में सवाल अपने पूछिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू। और देखते रहिए हमारा चैनल, प्लीज इसको हमें सपोर्ट करिए। हमें सपोर्ट के लिए आपका एक लाइक चाहिए, एक सब्सक्राइब चाहिए और शेयर चाहिए। दैट्स इट। इतना ही करो। मैं आपके लिए जो भी मेरे पास नॉलेज है मैं आपके लिए लेके आऊंगा, ताकि आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाओ, ताकि आपको कोई भी यूज ना कर सके। थैंक यू सो मच।